एक रोज दोपहर से कुछ पहले आसिम और इबाद यरूशलेम से कोई 5 कोस दूर फिर उस सराय के करीब पहुंच चुके थे जहां उन्होंने चंद हफ्ते कबल दमिश्क जाते हुए एक रात क़याम किया था। अपनी उम्र के लिहाज से आसिम उन तंदुरुस्त और तवाना लोगों में से था जो बच्चों में जवान और जवानों में कमसिन दिखाई देते हैं। ताहम उसका खूबसूरत चेहरा उन तूफ़ानों से आशना मालूम होता था जो एक नौजवान को कबल अज़ वक्त संजीदा बना देते हैं। अपने लिबास से वो एक आली नस्ब अरब मालूम होता था और उसकी सियाह चमकीली आँखें शोखी, ज़मानत और गुरूर के अलावा उस हौसले और खुद एतमादी की आयनादार थी जो उम्र का एक हिस्सा नाहमवार और पुरखतर रास्तों पर गुजरने के बाद हासिल होती है। वह तरकश, कमान और तलवार से सजा एक खूबसूरत घोड़े पर कुछ इस अंदाज से बैठा था कि अगर उसके दाएं बाएं मुसल्लह दुश्मन की सफ़ें होती तो भी उसकी खुद एतमादी में फ़र्क न आता, या अगर वह एक अरब की बजाय किसी रूमी सिपाही के लिबास में होता और उसके पीछे गुलाम की बजाय सवारों की फ़ौज होती तो उसकी बेबाक निगाहें उस फ़ौज की फतह की ज़मान समझी जाती। ताहम अगर ये नौजवान किसी गुजरगाह पर चंद उछलते कूदते और हंसते खिलखिलाते बेफिक्र लड़कों के साथ नमूदार होता तो तमाशाई उसके सिपाहियाना अंदाज के बजाय उसकी मुस्कुराहटें देखना और उसके कहे सुनना ज़्यादा पसंद करते। इबाद उसका दराज कामत और भारी भरकम गुलाम जो उम्र में उससे 10-12 साल बड़ा मालूम होता था, एक ऊँट पर सवार था और दूसरे ऊँट पर जिसकी नकीलें इबाद की ऊँट की दुम से बंधी थी सामान लदा हुआ था। सराय की चार दीवारी बाहर से किले की फसील मालूम होती थी। इबाद और आसिम दरवाजे के सामने उतर पड़े और अपने घोड़े और ऊँट समेत अंदर दाखिल हुए। सराय की दो मंजिला इमारत ज़्यादा बड़ी न थी लेकिन सेहन खासा कुशादा था। बरामदे के आगे लकड़ी के सुतूनों पर खजूर के तनों और पत्तों की छत के नीचे आम मुसाफिरों के लिए एक तरफ चटाइयाँ बिछी थी और दूसरी तरफ चंद बोसीदा मेज़ें और तख्ते पड़े थे। बाकी सहन में जगह जगह अंजीर और जैतून के दरख्त थे। बाएं हाथ की दीवार के साथ एक तवील छप्पड़ अस्तबल का काम देता था जिसके अंदर चंद घोड़े और बाहर चंद ऊँट बंधे हुए थे और करीब ही चंद मुसाफिर दरख्तों की छाँव में सुस्ता रहे थे। 4 यहूदी एक मेज़ के गिर्द बैठे जुआ खेल रहे थे। उनसे थोड़ी दूर एक कवी हैकल शामी जो अपनी कीमती क़ुबा और इमामे से कबीले का रईस मालूम होता था शराब पी रहा था और एक हबशी गुलाम अदब से सर झुकाए उसके करीब खड़ा था। शामी तलवार और खंजर से मुसल्लह था और शराब के असर से उसके चेहरे की दरिंदगी में तब्दीली हो रही थी। तीसरी मेज़ पर कब्रस के 2 ईसाई जो यरूशलेम की ज़ियारत के लिए आए थे खाना खा रहे थे और सराय का मालिक एक शगुफ्ता मिजाज मिस्री जिसका नाम फरमस था उनसे बातें कर रहा था। जब आसिम और इबाद अपने घोड़े और ऊँट को दरख्तों से बांध रहे थे, फरमस अचानक उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ और जल्दी से आगे बढ़कर बोला, अगर आप यहीं ठहरना चाहते हैं तो उन ऊँटों को यहाँ बांधने की बजाय चरने को बाहर छोड़ दें। मैं उनकी हिफाजत के लिए एक नौकर भेज सकता हूँ। आसिम ने जवाब दिया, नहीं, उन पर सामान लदा है और हम यहाँ से अभी रवाना हो जाएंगे। मैं अरब ताजिरों के काफ़िले के साथ शामिल होना चाहता हूँ। ये लोग गतफ़ान और कल्ब कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। कई मंजिलों तक मेरा और उनका रास्ता एक होगा। वो मुझसे 4 दिन पहले रवाना हो गए थे। शायद आपको उनके मुतालिक कुछ मालूम हो। फरमस ने जवाब दिया, वो कल ही यहाँ से गुज़रे हैं और यरूशलेम में 1-2 हफ्ते ज़रूर क़याम करेंगे। आसिम ने कहा, नहीं, वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। अरब में अमन के अय्याम ख़त्म होने को हैं और मेरी तरह उनके लिए भी किसी ताख़िर के बगैर घर पहुंचना ज़रूरी है। मैं आज शाम तक यरूशलेम पहुंचना चाहता हूं। आप हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर दीजिए और अगर आपका नौकर जिसने पिछली मरतबा मेरे घोड़े की नालबंदी की थी फारिग है तो उसे बुला दीजिए। मैं नाल लगवाना चाहता हूं और ऐसा कारीगर मुझे रास्ते में कहीं और नहीं मिल सकेगा। ये काम अभी हो जाएगा। पहले ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा। आसिम ने जवाब दिया, दमिश्क में मेरे घोड़े बहुत अच्छे
بہت ہی اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمائے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتا سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندی ہے یہودی تاجروں کو تلواروں کو منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو، مگر اب بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی اس کا انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھیجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا، اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس نے اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا تھا؟ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔